तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 23। ठीक है, तो हमने ये सब कवर कर लिया था कैनकून समिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ग्रीन क्लाइमेट फंड निकल कर आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिससे कि क्या होने वाला था, मिटिगेशन अडेप्टेशन के लिए एक्शन करने वाले मतलब एक्शन करने के लिए ये फंड बनाया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। उसके बाद फिर मैकेनिज्म, मतलब इसका क्या निकल के आया कि एक कुछ ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड इसे वो गवर्न करेगा, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक को ट्रस्टी बनाने के लिए इनवाइट किया गया था। और फिर बाद में इसको जो मैकेनिज़्म है, मतलब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इस पर काम किया जाएगा, और अडेप्टेशन एक फ़ंड बनाया गया था, उसकी बात कही गई थी। ठीक है, अडेप्टेशन फंड पूरी तरह से यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ था। फिर एक अडेप्टेशन कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसे गाइडेंस सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट, और भी इस तरह की जो हेल्प। उसके बाद डर्बन समिट हमने देखा था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया ने अपने कुछ मतलब डिमांड्स रखे थे कि हम लोग जो यहाँ पे कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे वैसे का वैसे इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को इकोनॉमिकली ग्रो करना है, राइट। और भी कुछ नेगोशिएशंस किए गए थे इंडिया के द्वारा, राइट। और इसे फिर इसीलिए इस वजह से 2020 के बाद इसे लॉन्च किया गया, मतलब इसमें मान लिया गया, राइट। और फिर बाद में जो क्योटो प्रोटोकॉल है, यहाँ से इसका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, राइट। और फिर बाद में फिर आगे इसमें एग्रीकल्चर को भी इसके अंडर लाया गया, राइट। और फिर बाद में इंडिया ने कुछ और अपने लिए मतलब और कुछ चीज़ों को मतलब नेगोशिएशंस किए, जैसे कि कार्बन कंटेनमेंट और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस तरह के नेगोशिएशंस हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं रेड और रेड प्लस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, राइट। तो ये रेड का ये फुल फॉर्म है, आपको याद होना चाहिए। तो ये एक नया ग्लोबल एंडेवर है, मतलब एक तरह से नया इनिशिएटिव टाइप का लिया गया, जिसमें कि कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो, ताकि मतलब इस तरह से ये अपने जो डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है उसे कम कर सकें, और ग्लोबल फाइट में जो क्लाइमेट चेंज के प्रति जो फाइट है, के लिए जो फाइट चल रही है उसे कम करने के लिए, उसमें अपना हर कोई कंट्री अपना ऐसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। और रेड प्लस जो है, REDD प्लस, तो ये इसके आगे जाता है, रेड के भी आगे चला जाता है। इसमें सिर्फ मतलब उसमें काम नहीं होगा कि सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को कम करने पे ही काम नहीं होगा, फॉरेस्ट को बढ़ाने पे ही नहीं, बल्कि इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं उन्हें क्योंकि आप जानते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक बहुत अच्छा कार्बन सिंक का काम करते हैं, राइट। तो कार्बन होते हैं वहाँ पे, कार्बन सिंक का काम करते हैं। अगर फॉरेस्ट बढ़ते रहेंगे तो फॉरेस्ट सिंक मतलब फॉरेस्ट को एक तरह से वहाँ पे रोक के रखा जा सकता है, और जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बचा जा सकता है। तो फिर इसी वजह से इसे और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो हो सकता है, और कुछ हो जाए एक बार करके, मतलब वन टाइम, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, ये वन टाइम थिंग नहीं रहेगा, आगे भी इसे सस्टेन किया जाए, इसे रेड प्लस कहा जाता है। तो आप यहाँ पे इससे रिलेशन देख सकते हैं, राइट, ग्रीन इकोनॉमी, रेड। तो स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में आगे देखते हैं। तो फिर रेड प्लस एक इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इट कॉन्सेप्चुअलाइज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स। ठीक है, तो फिर इससे पॉजिटिव इंसेंटिव्स दिया जाए, जिससे कि जो फॉरेस्ट है उसका जो एक्सपेंस, मतलब उसका जो विस्तार है, और उसे विस्तार किया जा सके। ठीक है, तो फिर इंडिया ने अपने कुछ सबमिशंस किए थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। जो ऑयफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की जो सब ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आगे देखेंगे। तो UNFCCC में इंडिया ने सबमिट किया था रेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, SMF, और जो एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, AR। ठीक है, तो ये 2008 में इंडिया ने रखा था। तो उसके बाद फिर आता है ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ये UNFCCC के जो कॉप है, राइट, उसमें मतलब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाए, उस पर बात की गई थी। ठीक है, और फिर बाद में ये इसे 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसमें UNDP और UNEP, तो आपको ये याद रखना है, तीनों बॉडीज़, वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP, तो इन्होंने मिलके इसे लॉन्च किया था
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को। और इसके कुछ फोकल एरियाज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर से भी इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में लैंड डिग्रेडेशन और प्राइमरीली डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है रेगिस्तान में जा रही है उसे कम करना, डिफॉरेस्टेशन पे काम करना, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑब्वियसली, और फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सो ये ऑड वन आउट आपको लग सकता है बट है नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके तो ये फोकल एरियाज आपको याद होने चाहिए। फिर अब आते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक टर्म याद रखना है, ट्रिपल विन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रिपल विन में 3 चीज़ें, पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी होती है। उसके बाद आता है अडेप्टेशन, राइट, और अडेप्टेशन मिटिगेशन, और जिससे कि क्या होगा हमारा फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर जो जिसमें मतलब ऐसा क्या है, मतलब एग्रीकल्चर में क्या होता है, मीथेन रिलीज होता है, राइट, तो जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का किया जाए कि जिससे क्या हो, जो एग्रीकल्चर से कार्बन सिंक बन जाए। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपल विन इंटरवेंशंस की बात की गई है, जिससे कि फर्स्ट तो पहला क्या है, यील्ड बढ़ाई जाए, जिससे पॉवर्टी रिडक्शन हो, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। उसके बाद फिर जो यील्ड को काफ़ी रेजिलिएंट बनाया जाए, जैसे कि बाढ़ टाइप की सिचुएशन हो जाती है, फिर ड्रॉट सिचुएशन हो जाती है, राइट, तो उन सब से ऐसे प्रॉब्लम से भी डील कर सके हमारी जो यील्ड है, इस तरह का बनाया जाए। और फिर मेक फार्म अ सोल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज, उससे और उसके बाद क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट किया जा सके। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये, ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। फिर हम आते हैं IPCC पे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। सो ये UN यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1988 में, ये इसमें मतलब ये इसे इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो इसमें इसका मतलब ये था कि इसका साइंटिफिक व्यू से, राइट, क्लियर साइंटिफिक व्यू की वर्ल्ड में किस तरह से क्लाइमेट चेंज पे काम किया जा सकता है, वो हुआ था। इसका जिनीवा हेडक्वार्टर था। तो करंटली 195 इसके मेंबर्स हैं जो IPCC में आते हैं। और ये IPCC एक्चुअली एक साइंटिफिक बॉडी है। तो ये एक्चुअली रिसर्च बॉडी नहीं है, मतलब ये क्या करते हैं, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देना, इकोनॉमिक, और वो जो भी स्टडीज़ करते हैं उन्हें यहाँ उन पे मतलब उन्हें सुनना कि किस तरह से हम लोग, अगर वो कोई इनोवेशन करते हैं या फिर कहीं बता रहे हैं कि किसी जगह में जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ग्रीन हाउस गैस है इस वजह से हो रहा है, राइट, तो उस टाइप की स्टडीज़ पे ध्यान देना, राइट, और मॉनिटरिंग, ये सब का भी इसमें प्रावधान है। फिर आगे हम आते हैं AR5 क्रॉस कटिंग थीम्स। तो इसमें जो इसके अंदर कुछ थीम्स यहाँ पे रिकग्नाइज किए गए हैं। तो इसमें पहला आता है वाटर एंड अर्थ सिस्टम चेंज इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है, तो ये आ गया। फिर बाद में कार्बन साइकिल, जिसमें कि कार्बन साइकिल आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ओशन एसिडिफिकेशन, किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करता है। फिर आइस शीट्स एंड सी लेवल राइज, ओके, तो आइस शीट जो मेल्ट हो जाते हैं उसके वजह से जो सी लेवल राइज हो जाता है, ये भी इसमें एक थीम है। फिर मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर आर्टिकल 2 ऑफ UNFCCC, ठीक है, तो ये भी इसमें आता है। फिर आते हैं हम नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम। तो इन्वेंट्री आपको नाम से पता चल रहा है कि जो ग्रीन हाउस होगी उसकी एक इन्वेंट्री बनाई जाएगी, राइट। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था IPCC द्वारा। और इससे क्या होता है, टू प्रोवाइड मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इन्वेंट्रीज, मतलब कि हर एक नेशन है वहाँ से कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है, और फिर बाद में उसकी एक इन्वेंट्री बनाई जाए, और उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था यहाँ पे, और ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आते हैं ग्रीन इकोनॉमी पे, नया दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो ग्रीन इकोनॉमी कैन बी कंसिडर्ड सिनोनिमस टू सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप इकोनॉमिकली डेवलप हों, बट इस तरह से डेवलपमेंट हो कि जिससे कि एनवायरनमेंट पे बुरा असर ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में अच्छे से समझाया गया, लो कार्बन ग्रोथ, ओके, फिर रिसोर्स एफिशिएंसी और सोशल इंक्लूसिविटी। तो 3 पिलर्स है इसके, राइट। इसमें ये है कि सबको सबसे चल ठीक है, तो क्या है कि जो कार्बन एमिशन को कम से कम किया जाए, ऐसा इनोवेशंस, ऐसे टेक्नोलॉजीज़, इस तरह के मेथोडोलॉजीज़ और इस तरह की फंडिंग हो, जिससे कि क्या है कि जो ग्रोथ हो हमारी वो लो कार्बन, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज, राइट,
रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, उन्हीं को ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाए, डिप्लॉय किया जाए। उसके बाद फिर रिसोर्स एफिशिएंसी, राइट, वो भी इसी तरह से कवर हो जाता है कि रिसोर्सेज हैं उन्हें हम इस तरह से यूज़ कर पाएँ कि हम उन्हें मतलब आगे भी मतलब हम इस रिसोर्स इंटेंसिव ना हम लोग करें, हम लोग रिसोर्स को कम से कम इस्तेमाल करें, इतना ही करें जितना कि ज़रूरत है, राइट, उसे एफिशिएंटली यूज़ करना कहते हैं रिसोर्स को। और फिर सोशल इंक्लूसिविटी, ऑब्वियसली हर जगह, क्योंकि पॉवर्टी एरेडिकेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट, तो उस वजह से, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसमें आ जाता है। तो फिर इन सब का ध्यान रखा जाए तो इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या फिर ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं, राइट। तो फिर जो ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इसका ये मीनिंग है। फिर बाद में ये इसका फोकस मैंने बताया था, फंडामेंटल चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी आए इकोनॉमिक सिस्टम्स में, राइट, इकोनॉमिकली ग्रो हो बट सस्टेनेबल वे में। तो यहाँ पे और इसके कुछ और डीप मतलब बहुत पुराने जो कॉजेज़ हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे इनकम एंड ग्रोथ पे तो पक्का ऑब्वियसली ध्यान होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है जिससे कि कार्बन एमिशन रिड्यूस हो सके, पोल्यूशन कम हो सके, इन्हांस एनर्जी और रिसोर्स एफिशिएंसी को भी इन्हांस किया जाए और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी प्रिवेंट किया जा सके। और इसकी कुछ 3 प्रायोरिटीज़ जैसे बताए गए थे, जैसे कि इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, वो है डीकार्बनाइज इकोनॉमी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है कम से कम हो सके, राइट, और ऑब्वियसली इसमें फिर क्या आ जाएगा एक पॉइंट, कार्बन सिंक को बढ़ाने से ये काम हो सकता है, राइट, वो सबसे ईजी मेथड है। फिर उसके बाद कमिट द इन्वायरमेंटल कंटिन्यूटी टू जस्टिस एंड इक्विटी, राइट, तो सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो आप वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है CDR का, राइट, इक्वल सबकी मतलब इक्वल नहीं हो सकती लेकिन हर कोई इक्वल एफर्ट तो कर ही सकता है, राइट। तो यहाँ पे उस बारे में बात हो रही है, जस्टिस एंड इक्विटी। फिर बायोस्फीयर को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की गई है। तो नेक्स्ट हम आते हैं बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे COP23 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 23, राइट, और 2017 में ये हुआ था बॉन। सो कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, राइट, तो ये यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था इस COP23 में। और तो ये जो जॉइंट वर्क था उसमें 6 टॉपिक्स जो कि रिलेटेड है, किस से रिलेटेड उन्हें एड्रेस किया गया था, मतलब उस पर बात की गई थी। तो पहला आता है रिलेटेड टू सॉइल्स, ओके, हमारी मिट्टी। फिर न्यूट्रिएंट यूज़, तो उसमें जो मिट्टी होती है उनके यूज़ के बारे में, कार्बन हो गया अपना कार्बन, नाइट्रोजन, राइट, पोटाशियम। फिर वाटर, पानी। फिर लाइफ स्टॉक, जो हमारे मवेशी हैं, भेड़, ये सब, भेड़ बकरी। फिर मेथड्स फॉर असेसिंग अडेप्टेशन, ठीक है, जो अडेप्टेशन की बात हम लोग कर रहे हैं उन्हें उनकी जांच कैसे होगी, तो उस पर भी कोई मैकेनिज्म डेवलप हो, राइट, उस पर भी ये मतलब उसके बारे में भी बात किया गया था, उसे भी एड्रेस किया गया था उस इशू को। फिर सोशियो इकोनॉमिक, राइट, तो लोगों की जो इकोनॉमिक स्थिति है उस पर भी यहाँ पे उसे भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर फूड सिक्योरिटी डायमेंशंस को भी देखने की ज़रूरत है। फिर क्लाइमेट चेंज, राइट, अक्रॉस द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से हम कर सकते हैं काम की, मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू उसे पूरी तरह से मतलब इस तरह का एग्रीकल्चर हो कि जिससे जो है क्लाइमेट चेंज वो ना हो सके, क्लाइमेट चेंज में कमी आ सके, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमसे मिस हो गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कोपेनहेगन 15 में COP15 कोपेनहेगन समिट में क्या हुआ था, यहाँ पे डिसाइड किया गया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक $30 बिलियन का जो है फंड रेज करेंगे, राइट, और भी एडिशनल फंड रेज करना था। और ये जो फंड है ना, ये सिर्फ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ ही यूज़ नहीं करेंगे, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक एडेप्टेशन फंड की बात की गई थी जहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। और कोपेनहेगन अकॉर्ड क्या है, ये नॉन बाइंडिंग है, और बाइंडिंग अकॉर्ड कौन सा है आपका, वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। और किस पर बाइंडिंग है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ NXB कंट्रीज़ पे बाइंडिंग है। ये हमसे एक बार मिस हो गया था,
और यहाँ पे ये देख लीजिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, तो उन्हें भी बनाना है। ये नहीं कि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कोई ओनस नहीं है, उन पर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उन्हें भी कमिट करना है, उन्हें भी अपना जो कार्बन आउटपुट है वो कम करना है, राइट। ये अडॉप्टेशन फंड की भी यहाँ पे बात की गई थी। और कैनकुन समिट का तो मैंने बताया था जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, राइट। तो यहाँ पे इसकी बात की गई थी, जो सारे पार्टीज़ हैं, राइट, ऑल पार्टीज टू द कन्वेंशन, जो भी इसमें डेवलप्ड और अनडेवलपिंग, ये भी आपको याद रखना है। तो उन दोनों ने एग्री किया था कि एक रिपोर्ट बनाएंगे, राइट, ये हमने देखा नहीं था। तो एक रिपोर्ट बनाएंगे कि जो वॉलंटरी मिटिगेशन गोल्स है, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि हम हर साल हम क्या करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्हें तो हर साल देना था, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें टू ईयर्स में एक साथ एक बार अपना एक मतलब टैबुलर फॉर्मेट में अपना क्या करना है, जो उन्होंने क्या मिटिगेशन जो एफर्ट्स किए हैं, जिससे कि ये अडेप्टेशन मिटिगेशन की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स ऐसे किए थे, उसे उन्हें क्या करना था, दिखाना था, रिपोर्ट करना था। और ये काम उन्होंने वॉलंटरी इस समिट में वो उन्होंने डिसाइड किया था, राइट। और इसी वजह से यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था, सेटअप किया गया था इसके बाद। और फिर बाद में टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो मैकेनिज़्म था वो भी उसकी भी यहाँ पे बात की गई थी COP 16 में। और फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। तो जो अडेप्टेशन फंड को इस्टेब्लिश किया गया था, इसका क्या काम था, जो फाइनेंस करना अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को, इस तरह को उन सबको यहाँ पे फाइनेंस करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस करना, किस लिए, उनके ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि और स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे मतलब जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइलैंड नेशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सी लेवल राइज होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड हो जाएंगी, वो कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे जो ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा वल्नरेबल है, उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, जैसे इंडोनेशिया हो गया, राइट। और फिर उसके बाद इसी वजह से उसे फाइनेंस करने की ज़रूरत है, तो ठीक है। तो फाइनेंस फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोसीड्स, ठीक है। तो और ये किस में आता है, किसके अंडर आता है, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, के अंडर। और आपको ये जो चैप्टर है, अगर आपको ढंग से, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और इसमें सेग्रीगेशन कैसे करना है, क्योंकि किसी में वर्ल्ड बैंक है, किसी में कोई बॉडी इन्वॉल्व है, किसी में दूसरी बॉडी इन्वॉल्व है, UNEP किसी में इन्वॉल्व है, किसी में UNDP इन्वॉल्व है, किसी में वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सो आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना चाहिए। पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यही है एक डिफ्रेंसिएशन है। आप एक बार इसकी रीडिंग कीजिए, वीडियो देखिए, और उसके बाद एक चार्ट बनाइए एकदम क्लियरली कि कौन सी बॉडी किस में इन्वॉल्व है, और हर सबमिट में से एक्चुअली में क्या निकल के आया, राइट। उसके पॉइंटर्स बना लीजिए, और नेक्स्ट टाइम आप वहीं से रिवाइज कीजिए, राइट। और आपके और वाइश तो है, वाइश का मतलब अगर आपने वो ले रखा है, मतलब टेस्ट लिए हैं, तो आप ऑब्वियसली वो टेस्ट दे सकते हैं। और फिर उसमें आप अगर आप कहीं फंस जाते हैं, आपका कोई आंसर गलत हो जाता है, तो आप स्निपेट से सबसे पढ़ सकते हैं जहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए होते हैं। तो ये सब में काफ़ी हेल्प आते हैं। और स्पेशली आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर को तो इसी तरह से पढ़ना चाहिए। पहले आप पूरे एक रीडिंग कीजिए, और हर एक उसके नोट्स बनाइए, और नोट्स में क्लियरली क्रिस्प ये लिखिए कि हर एक सबमिट से एक्चुअली में निकल के क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हर सबमिट ये सब में बहुत कुछ नहीं होता, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही बातें होती हैं, कुछ जो पॉइंट्स है वो अलग होते हैं, ओके। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसको आपको अलग से निकाल के रखना है। तो उसी तरह से आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये अगर इससे जस्ट एक रीडिंग करके निकल गया और वीडियो देख लिया, तो उससे एक्चुअली में होने वाला कुछ नहीं है, ओके। आप ऑब्वियसली उसे जाके एग्ज़ाम में तो भूल जाएंगे। और यहाँ पे ग्रीन टेक की भी बात कही गई है, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, यहाँ जो COP 17 डर्बन समिट के, तो यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी बात करी है। और हाँ, ग्रीन टेक, यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करी, ग्रीन टेक डेवलपमेंट मैकेनिज्म को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ओके। लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली इसके बाद फिर इंडिया ने जाके अपनी बातें रखी थी REDD+ के तहत। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, ओके। सो ओके, फिर आगे फिर यहाँ पे ये हमने देख लिया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ओके। इसमें कौन इन्वॉल्व है, UNFCCC, राइट, UNFCCC इन्वॉल्व है, UNDP इन्वॉल्व है, और UNEP इन्वॉल्व है विथ वर्ल्ड बैंक, एस्टेब्लिश इन 1991, ओके। और फिर यहाँ पे इसके फोकल पॉइंट्स हैं, और ये जो दो आपके हैं काफ़ी आपको मतलब
परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आ गया, राइट। और क्योंकि ट्रिपल विन आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है, जो ट्रिपल विन टर्मिनोलॉजी है और इसमें क्या क्या आता है। फिर हमने एक चीज़ इसमें स्किप हो गई है शायद, वो है यहाँ पे लॉन्च हुआ था मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, और उसके बाद उन्हीं को जाके चेंज कर दिया गया SDGs में, जो कि होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। तो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आई, और वो अभी 30 हो गए हैं, और उन्हें कब तक 30 कह रही हूँ 2030 तक उन्हें कंप्लीट करने की बात की गई है, राइट। और उसके बाद भी कुछ और से ऐसे फंड्स हैं, जैसे अमेज़ॉन के लिए अमेज़ोनियन फ़ंड है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी अफ्रीकन बैंक कुछ फंड करता है, राइट, ताकि ऑब्वियसली वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है की जो प्रॉब्लम है उसे टैकल किया जा सके। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बट आपको यही करना है, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं, और नेक्स्ट टाइम उसी से रिवाइज़ करना है। ओके, सो थैंक यू। आप बने रहिए वाई शेयर्स के साथ।